आज हम है तो कल है जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, चमत्कार तक की जो ये सीरीज हमने शुरू करी है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों से मिला है। और ये चमत्कार तक की जो सीरीज है, इसमें हर बार मैं एक नई कहानी ऐसी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता हूं, जिससे हमें कुछ सीखने का भी मौका मिले और हम उन चीज़ों को कुछ फॉलो भी करें और कुछ ऐसी बातें, जैसे पुनर्जन्म की मैंने कुछ बातें की थी अभी पिछले वीडियोस में, उन पर हम थोड़ा भरोसा भी कर सकें। भरोसा इसलिए क्योंकि दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को गौर से देखें तो कई बार कुछ बातें हमारे जो बुजुर्ग हैं वो ऐसी बताते हैं जिन पर हमें भरोसा तो नहीं होता, लेकिन जो चीज़ें एक परंपरा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, उन पर हमें विश्वास जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस का एक जो अपना स्थान है वो अलग है, आस्था का भी एक अपना स्थान है, और जो धर्म पर हम विश्वास करते हैं उसका भी एक अपना अलग ही अद्भुत ही स्थान है। आज की जो कहानी है वो किसी भी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 14 महीने तक समुद्र में वो रास्ता भटक जाता है, वो वहाँ रहता है, लेकिन जीने की आस नहीं छोड़ता। ये सबक है हम सभी लोगों के लिए, स्पेशली उन नौजवानों के लिए जो छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। कहानी आज मैंने ये इसलिए चुनी है क्योंकि अभी पिछले 3-4 दिनों से न्यूज़पेपर में कुछ खबरें आ रही हैं, उनको मैं कंसोलिडेट करते हुए बताता हूँ। एक किसी बच्चे ने किसी टावर से कूद करके जान दी, और अभी कल का एक न्यूज़ आई कि एक बच्ची जो नोएडा में बैंक में अधिकारी थी और आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन सफलता ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में गई और उसने अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, जो भी लोग अच्छे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो हौसला ज़रूर रखें और ऐसी कहानियों को ज़रूर देखें, सुने और उनसे सीख लें, जो आज मैं कहानी आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए, समय थोड़ा सा भी वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे कहानी पर बढ़ता हूँ। दोस्तों, कहानी की जो शुरुआत होती है वो 18 नवंबर 2012 से इसकी स्टार्टिंग होती है। जगह मैं आपको बता दूँ, मैक्सिको में एल सल्वाडोर एक जगह है, वहाँ रहने वाला एक मछुआरा जोस सल्वाडोर, जिसको करीब करीब 15 वर्षों का अनुभव मछली पकड़ने का था, और इस समय उसकी जो एज थी, यानी नवंबर 2012 में वो इसकी एज 37 साल की थी। ये जनरली जो काम करते थे अपने एक मालिक के लिए मछली पकड़ने का काम था। 2 दोस्त ये मछली पकड़ने जाते थे और जनरली एक जो है अपनी बोट लेकर के जाते थे, और वो जो बोट थी वो 23 फीट लंबी थी। अब क्या हुआ कि इसका जो दोस्त है जोस सल्वाडोर का, वो उस दिन उपस्थित नहीं था जब इसको जाना था 18 नवंबर को। तो उसने क्या किया कि वहीं एक 20 साल का एक युवा जिसका नाम कोडोबा था, उसको लिया, और वो नया नया मछुआरा था, कि भाई चलिए चलते हैं और 2 दिन समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के बाद हम आ जाएंगे और अपनी जो भी जीविका है अपने सेठ को इन मछलियों को देने के बाद जो हमारी वो जीविका देगा उसको हम लेकर के अपना खर्चा पानी करेंगे। तय हुआ, तय समय के मुताबिक दोनों चलने लगे, और इन्होंने जो अपनी नाव थी उस पर 16 गैलन पानी रखा, करीब 700 गैलन गैसोलीन, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, क्योंकि कहीं रास्ता ना भटक जाए तो जीपीएस से ये ट्रेस कर सकें, और 2 वे रेडियो जो कि 50% के आसपास करीब जो है चार्ज था, और 3-4 बड़े चाकू इन्होंने
ले लिए और 90 किलो आइस इन्होंने ली आइस बॉक्स में और लेकर के ये सवार हो। 2 दिन समुद्र में रहने के बाद करीब करीब 500 किलो के आसपास इन्होंने मछलियाँ पकड़ी। अच्छा दिन गए दोनों, और ये उसको लेकर के जैसे ही इन्होंने प्लान किया कि अब हम चलते हैं, और जो समुद्री तट था उससे ये करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर थे। लेकिन होता क्या है, 20 नवंबर को अचानक समुद्र में तूफ़ान आ जाता है। और जब तूफ़ान आता है तो आपने दोस्तों देखा होगा, समुद्र में जब कई बार तूफ़ान आते हैं, नाव छोटी है, उस पर नाव पे कोई झंडा या ऐसा कोई वो भी नहीं लगा हुआ था जिससे कि पहचाना जा सके या दूर से कुछ लोग जान सकें, तो इनकी नाव रास्ता भटक जाती है। हालांकि जो जीपीएस डिवाइस था वो ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, वो भी बंद हो गया था इनका बारिश की वजह से, क्योंकि तूफ़ान आया तो थोड़ा बारिश भी पड़ी। और इनकी जो रेडियो थी, उस जो टू वे कम्युनिकेशन के लिए था, अपने मालिक को ये उस रेडियो से मैसेज देता है, बताता है। तब इसका मालिक कहता है कि देखिए वहाँ कहीं आसपास कुछ जहाज़ अगर चल रहे हों या कुछ और मदद मिल सकती है तो उससे आप ट्रैकिंग करें और वापस लौट आएँ। लेकिन अचानक क्या होता है, ये इनका रेडियो भी बंद हो जाता है और अब पूरी दुनिया से इनका कम्युनिकेशन बिल्कुल कट हो जाता है। अचानक फिर तूफ़ान आता है और नाव कंप्लीटली इनकी रास्ता भटक जाती है। अब जोस सल्वाडोर और कोर्डोबा दोनों इस नाव पर थे। करीब ऐसे ही इनको 3-4 दिन बीत जाते हैं और उस समय फिर इनके दिमाग में आता है कि भाई पता नहीं कब जा कर के हमारा रास्ता मिलेगा, तूफ़ान में हम यहाँ फंसे हुए हैं। तो ये धीरे धीरे जो गैसोलीन थी जो पानी था, पानी थोड़ा बहुत पीने के लिए रखते हैं और बाकी ये समुद्र में फेंक देते हैं। जो इनकी मछलियाँ थी, मछलियाँ भी फेंकते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा, एक डर भी रहता है अगर मछलियाँ फेंकते हैं तो शार्क मछली वहाँ आसपास आ जाए तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। दिन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बीतने लगे। खाने का जो सामान था इनका वो भी ख़त्म होने लगा। लेकिन जोस सल्वाडोर, क्योंकि उसको 15 साल का अनुभव था, वो हमेशा इनको जो है उनके बारे में बोलने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने वहाँ कुछ टाइम तक कुछ परिंदों को मार करके खाया और अल्टीमेटली पानी भी इनका ख़त्म हो गया। और आप जानते भी हैं समुद्र का पानी हम लोग पी नहीं सकते। तो कुछ दिनों तो इन्होंने ऐसा किया कि कुछ मेंढक मार के खाए, कुछ परिंदों को मार करके खाया। अब समस्या सबसे बड़ी पानी की थी। तो जोस सल्वाडोर ने अपने इस साथी को कहा, कोर्डोबा को, क्योंकि अनुभव उसका कम था, एज कम थी, और जब इन लोगों को मछुआरे बनने की ट्रेनिंग दी जाती है तो ये चीज़ें भी इनको बताई जाती है कि अगर आप कभी बाढ़ में या ऐसी आपातकालीन स्थिति में फंस जाएं तो यहाँ तक कि इनको यूरिन भी अपना पीना पड़ता है। तो यही एक सहमति इन्होंने बनाई, लेकिन कोर्डोबा इसके लिए तैयार नहीं था। पर क्या करें, वहाँ इस तरीके से ये फंसे हुए थे, जीना ज़रूरी था। और कई बार कुछ हम एग्ज़ाम्पल देते हैं, कुछ फ्रेजेस यूज करते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, जब तक आस है तो तब तक सांस है। और एक यहाँ 2 लाइनें मैं आपको बता दूँ, कहते भी हैं कि संघर्ष किए बगैर कोई महान नहीं होता, और जब तक चोट ना पड़े पत्थर पर तो वो भी महान नहीं होता। ये सारे मुहावरे इस समय इन लोगों के लिए बहुत छोटे थे, क्योंकि करीब करीब 30 दिन इनको अपने घर से बाहर भटकते हुए हो गए थे। इसी बीच क्या होता है कि एक दिन ये जो कोर्डोबा था उसकी हालत बिगड़ती चली गई और उसने दम तोड़ दिया। जोस सल्वाडोर को बहुत बुरा भी लगा और दुख भी बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन मरने से 2 दिन पहले कोर्डोबा ने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो आप जाकर के मेरी माताजी को ज़रूर बोलना कि मैं अपनी माताजी से नाराज़ नहीं हूं। मैं नाराज़ था क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन अब यहाँ इस मझधार में फंसे रहने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी माँ सही थी, और आप ये ज़रूर बोलना मेरे मरने के बाद। और ये इनमें एक पैक्ट हुआ था। सेम चीज़ जो सल्वाडोर ने भी
कोडोबा को बोली थी, अगर मैं दम तुमसे पहले तोड़ दूँ तो तुम मेरी माता जी को बोल देना जा करके कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। खैर एनीवे, कोडोबा की डेथ हो गई और उसके बाद ये करीब 4-5 दिन तो इसने उस लाश को अपनी नाव में रखा और उसके बाद उसने इसको भी समुद्र में फेंक दिया। जीने की आस थी, लेकिन ये रास्ता भटक चुका था और फिर भी जोस सल्वाडोर ने अपनी एक जीने की जो उम्मीद है उसको कायम रखा और इस तरीके से वो धीरे धीरे दिन बीतने लगे। और चूँकि वहाँ समुद्र में वो चांद को देख करके कुछ अपनी लकीरें अपनी बोट में खींच दिया करता था कि कितने दिन हो गए हैं। पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, यूरिन से ही इसको काम चलाना पड़ रहा था और परिंदे या मेंढक के सहारे अपना जीवन ये व्यतीत कर रहा था, केवल इस आस में कि एक दिन तो मैं घर ज़रूर पहुंचूंगा। एक दिन रात में बिजली चमकती है तो पानी, जैसे बारिश का पानी था, लगा जोस सल्वाडोर को कि बारिश अब होगी, तो बड़ा ये खुश हुआ कि बारिश होगी तो इस पानी से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। और उसने जो भी जिन डब्बों में वो आइस बॉक्स के थे जिसमें बर्फ़ थी वो लेकर के आए थे, तो उसमें 2-4 डब्बे उसने रखे थे, उनको सबको उसने मुंह खुला करके छोड़ दिया। पानी वो बरसा, उस बारिश के पानी से भी कुछ दिन फिर इसने बिताए। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे और जोस सल्वाडोर की भी हिम्मत धीरे धीरे जवाब देने लगी। फिर इसने एक नया अपने दिमाग में एक फैंटेसी बनाई। उसने उस बोट को ये समझा कि ये बहुत बड़ा मेरा बंगला है और उसके लोन में मैं घूमता हूँ और मेरे आसपास बहुत सुंदर लड़कियाँ घूमती हैं। तो कुछ ऐसे करके इसने जीने की एक अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखा और ऐसे ही करते करते एक दिन ये बिल्कुल निढाल पड़ा हुआ था तो अचानक इसको बहुत सारे परिंदे घूमते हुए दिखाई दिए आसमान में। और जब परिंदे कहीं घूमते हैं तो आप समझिए कि बस्ती भी कहीं आसपास होगी। तो जोस सल्वाडोर के खुशी का ठिकाना नहीं था और वो धीरे धीरे जब आगे देखा उसने तो एक टापू उसको दिखाई दिया और उस टापू से थोड़ी दूर पहले ही फिर अचानक तूफान सा आने लगा, नाव दूसरे डायरेक्शन में जाने लगी। तो अचानक इसने कूद करके और तैर करके उस टापू पर गया और वहाँ जाने के बाद ये अचानक जो है बेहोश होकर के गिर पड़ा, क्योंकि इसको लग गया कि अब ये सेफ है। पैर बिल्कुल लगभग आपका पैर से हाथों से मांस गायब था, हड्डियाँ का ढांचा था। और उसके बाद जोस सल्वाडोर वहाँ जब पड़ा हुआ था तो ये जो जगह थी, न्यूजीलैंड के पास इबोन एक टापू है, वहाँ पर एक पति पत्नी एमी और रसल, उनका ये फार्म हाउस था और वहाँ वो लोग नारियल के पेड़ लगाया करते थे। तो वो जब आए तो उन्होंने जोस सल्वाडोर को देखा और देखते वो समझ गए कि ये कोई आदमी है जो रास्ता भटक चुका है। उन्होंने जैसे ही इसको पलट करके देखा तो वो भी डर गए, क्योंकि ये पूरे 438 दिन के बाद 8,800 किलोमीटर का सफ़र तय करके मेक्सिको से न्यूजीलैंड के उस टापू पर पहुंचा था। ये खुद उसको भी नहीं पता था। उसके बाद खैर उसको होश आया। होश आने के बाद जब इन लोगों ने उसको लोकल पुलिस को बुलाया और फिर हॉस्पिटल में इसको एडमिट किया गया, तब ये कहानी पूरी लोगों को पता चली, दुनिया के सामने आई। और उस जोस सल्वाडोर को ही पता चला कि 14 महीने से वो घर से बाहर था और मेक्सिको के जिस आइलैंड से वो चला था, एल सल्वाडोर से, और न्यूजीलैंड तक की जो दूरी थी वो 8,800 किलोमीटर थी। 14 महीने तक एक इंसान बगैर खाए पिए, बगैर किसी से बात किए वो एक नाव पर रहा। तो आप सोचिए कि इससे बड़ी हिम्मत की मिसाल और कोई नहीं हो सकती। उसके बाद न्यूज़पेपर मैगजीन्स में भी इनके इंटरव्यू आए और फिर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने इनको बड़े सम्मान के साथ इनके घर भेजा। कई जगह सेलिब्रिटी भी बने, बहुत पैसा भी मिला। और जैसे ही ये अपने घर पहुँचे फिर ये कोडोबा की माँ से मिलने गए और 2 घंटे तक वो सारी कहानी इन्होंने कोडोबा की बताई और उनकी माँ भी फिर ये रोने लगी ये सुन करके। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से अगर हमें सीख मिलती है तो केवल इतना ही, जो इस समय हमारी जनरेशन है वो बड़ी जल्दी डिप्रेस हो जाती है। बहुत जल्दी जो आज के युवा हैं
कहीं ना कहीं वो एकदम आत्महत्या जैसे फैसले को भी सोचने में समय नहीं लगाते। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग सोशल होना बिल्कुल हम लोगों ने छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं हम इस डिजिटल युग में अपनी जो वैल्यू सिस्टम है उसको पीछे छोड़ आए हैं। तो ये कहानी उन लोगों के लिए एक सीख है, सबक है, जो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन की तरफ मूव करते हैं। और ये मेरी एक सलाह भी है उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों की लिमिटेशंस को जाने बगैर अपनी इच्छाओं को थोपते हैं, अपने सपनों को थोपते हैं। देखिए, आप चाहे कुछ भी बने, लेकिन उससे पहले इंसान बने। आपको जीने का सलीका आना चाहिए, जीवन जीने की कला आपको आनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपस में प्रेम, छोटों को प्यार और बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए। आज हम इस तरीके की प्रेरक कहानियों से बहुत दूर हो गए हैं। माता पिता से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों को इस तरीके की कहानियाँ सुना करके ज़रूर उनको प्रेरित भी करें, क्योंकि आज हमारी लाइफ में एक वेस्टर्नाइजेशन और क्लब कल्चर शामिल हो चुका है। इससे हमें थोड़ा सा दूर रहना होगा और एक अपने वैल्यू सिस्टम को कहीं ना कहीं डेवलप करना होगा, और अपने बच्चों की जो सोच समझ है उनको हमें समझना होगा, क्योंकि सहनशीलता बहुत बड़ी चीज़ है, इसको अपनाना होगा। और कहीं ना कहीं डिप्रेशन की जो फीलिंग है उनसे हमें बहुत दूर रहना होगा। तो दोस्तों, यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और इस कहानी को समाप्त करने से पहले ज़रूर आप लोगों के स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और केवल एक ही सलाह है मेरी, अच्छे दोस्त चुनिए। कभी कभी ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही उत्साह हमारा हाई रहता है। जब कभी डिप्रेशन की फीलिंग आए तो कुछ अच्छे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, और पेरेंट्स भी बच्चों के साथ थोड़ा गैप कम करें, ताकि जीवन जीने की जो हमारी कलाएं हैं उसमें हम महारत हासिल करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।